हेलो एवरीबॉडी। आज हम टॉपिक को समझने वाले हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम कहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसी श्रृंखला में हमने वीडियोस बना रखी है प्रोटोजोआ से कंटिन्यूटी में, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, स्लेंटेटा एंड नाउ इट इज द प्लेटीहेल्मिन्थीज। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थीज? देखिए इसके नाम को, देखिए क्या कह रहा है। इसका नाम बता रहा है, इसके दो वर्ड से ये बना हुआ है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। हियर द प्लेटाई मींस द प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। ये जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, इसलिए हम इसे प्लेट लाइक या हम कहते हैं चपटे बोलते हैं। और हेल्मिन्स का अर्थ क्या होता है? हेल्मिन्स का अर्थ होता है वर्म होता है, यानी कि कृमि। ऐसे जंतु जो कि वर्म लाइक हो, कृमि के समान हो तथा क्या हो, चपटे होते हैं, ऐसे जंतुओं को हम प्लेटीहेल्मिन्थीज या फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। इसको हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं? फ्लैट वर्म्स बोल सकते हैं। ऐसा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चपटे कृमि क्या होते हैं और ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स कैसे होते हैं। तो अभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज प्लेटीहेल्मिन्थीज को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि इसकी रिसर्च कैसे हुई थी, किस साइंटिस्ट ने इनके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट इज द प्लेटाई, दैट्स मीन द फ्लैट, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द हेल्मिन्स? दैट्स मीन्स द वर्म और द कृमि। These animals are commonly called as the flat worms। चपटे कृमि होते हैं, फ्लैट होते हैं। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल में समझ पाएंगे कि हम इसको फ्लैट वर्म्स क्यों कहते हैं। A scientist, the Gegenbaur, in the 1859 introduced this term प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज जो वर्ड है वह गेगनबॉर नामक साइंटिस्ट ने दिया था, तथा रुडोल्फी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1808 में coined the term एंटोजोआ। इन्होंने इसका नाम रखा था एंटोजोआ। फॉर द इंटरनल पैरासाइट्स, एंटो का मतलब क्या हो, यहाँ पे एंडो से मतलब है ये एंडो का मतलब अंदर, जोआ मतलब एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं उसे एंटोजोआ में रखा गया है। आप जानते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं वो एंडोपैरासाइट के रूप में रहते हैं। O.F. Miller in the 1773 that described the facial hepatica. This is called as the liver flug. The fasciola and the hepatica, hepato वर्ड बना हुआ है किससे? लीवर से बना हुआ है। और ग्रीक वर्ड में ये जो फेसियोला है इसका अर्थ होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं? जैसा कि देखिए मैं यहाँ पर एक फिगर को ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे किसी पेड़ की जो पत्तियां होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट्स व्हाई सच एनिमल्स इज कॉल्ड एज द लीवर फ्लग। ओके, देन व्हाट इज द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस? इस एनिमल्स के इवोल्यूशन के दौरान उत्पन्न होने से हमें क्या फायदा मिला? तो सबसे पहला देखिए पॉइंट क्या लिखा था, बाइलेटरल सिमेट्रिकल्स। ये एनिमल किंगडम के इवोल्यूशन के बाद में ये फर्स्ट वो एनिमल्स है जिसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्रिकल का डेवलपमेंट हुआ था। अब क्वेश्चन ये आएगा कि बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं हम द्विपार्श्व सममिति बोलते हैं, द्विपार्श्व सममिति। इसका मतलब क्या है? देखिए पहले यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ह्यूमन बीइंग का हम एग्जांपल देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये मैं एक सिंपल सा मानव बना रहा हूं, ह्यूमन बीइंग, और ये है ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, मानव का शरीर है। और आप क्या देखेंगे इसमें कि जब हम, जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वहां से आप देखेंगे, जब इसको इस मिडल एक्सिस से जब मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर देता हूं, इस सिंगल एक्सिस से दो भागों में डिवाइड कर देता हूं, तो इस ह्यूमन बीइंग में क्या होगा? ये जो लेफ्ट पार्ट है और बॉडी का जो राइट पार्ट है दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं? इक्वल दिखाई दे रहे हैं, सिमेट्रिकल दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं हमारे बॉडी की बैक साइड को क्या बोलते हैं? हम बैक साइड को, बॉडी की बैक साइड को हम बोलते हैं डोर्सल सरफेस बोलते हैं, ये आप जानते हैं। और आगे की जो सरफेस है जहां पर हमारी आंख वगैरह होती है, आगे का पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे वेंट्रल साइड या वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। जबकि जहां पर हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, लेफ्ट और राइट दोनों हैंड जुड़े हुए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लेटरल साइड बोलते हैं। हमारी बॉडी में क्या है? पीछे की तरफ एक डोर्सल साइड है, फ्रंट में एक वेंट्रल साइड है, और दोनों और क्या है? दोनों और दो लेटरल साइड है। दो को क्या बोलते हैं हम? बाई बोलते हैं। तो हमने कहा बाई लेटरल,
और सिमेट्री यानी एक ऐसा एनिमल जिसकी सममिति को अगर हम उस एनिमल को केवल एक सिंगल एक्सिस से उसको डाइसेक्ट करते हैं और दो इक्वल पार्ट्स बनते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, बाइलैटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं या द्विपार्श्व सममित बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। अब ये फ्लैट का मतलब क्या होता है, डोर्सल और वेंट्रल साइड से कोई एनिमल फ्लैट हो जाए तो हम उसे बोलेंगे डोर्सलो वेंट्रली, यानी कि पृष्ठ अधर से चपटे। आप फिश को देखते हैं, फिश चलती है तो ऐसे चलती है, एक आंख उसकी लेफ्ट में होती है दूसरी राइट में होती है, तो हम उससे बोलते हैं क्या, बाइलैटरल फ्लैटेंड। एक तरफ लेटरल दूसरी तरफ लेटरल और वहां से अगर फ्लैट है तो हम क्या बोलते हैं उसको, बाइलैटरल फ्लैटेंड बोलते हैं। अगर कोई एनिमल ऐसा हो, ये डोर्सल साइड है ये वेंट्रल साइड है और इस तरीके से मूव कर रहा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बोलते हैं। ये इसके बॉडी के हम कहेंगे ओरिएंटेशन है बॉडी का। एसिलोमेट्स एनिमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सबसे पहले आपको यह समझना है, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, ये सारी बातें जो बोल रहा हूं आगे की वीडियो में आने वाली है। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज द ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये एनिमल्स त्रिस्तरीय कहलाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बाहर की ओर लेयर होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के नीचे लेयर होती है मेसोडर्म की और सबसे अंदर की ओर लेयर होती है एंडोडर्म की होती है। तो एक्टो मीजो एंडो तीन जर्मिनल लेयर्स होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे त्रिस्तरीय जंतु बोलते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। चीजों को समझने की जरूरत होती है, अभी और डिटेल में देखेंगे। दीज आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, व्हाई डू वी से दैट द प्लेटीहेल्मिन्थीज एज द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए आप पुरानी वीडियो में देखिएगा, एनिमल क्लासिफिकेशन को जब पढ़ते हैं सबसे पहले आपने नाम पढ़ा हुआ है प्रोटोजोआ के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, उसके बाद में मैंने पढ़ाया था पोरीफेरा, उसके बाद में क्या आया था, सिलेंट्रेटा आया था और उसके बाद में नाम आ रहा है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल्स है, पोरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक थे और सिलेंट्रेटा भी डिप्लोब्लास्टिक थे क्योंकि बाहर एक्टोडर्म अंदर एंडोडर्म और उसके बीच में जेली लाइक सब्सटेंस मीजोग्लिया भरा हुआ था, तो वास्तविक ट्रू ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं थे। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के ऐसे एनिमल्स है जो कि कैसे हैं, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। एमसीक्यूज के हिसाब से अगर आप देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। These are the animals in which the first time organ system grade, देखिए क्या लिखा मैंने, organ system grade body organization develop. And what is the mean of the organ system body grade? We all know that the cells are the structural unit of our body. कोशिकाएं हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है और जब ये सेल्स आपस में मिल जाती है तो उससे बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज के आपस में मिलने से बनते ऑर्गन्स और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, सिस्टम। तो इनमें बॉडी में क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे और सिस्टम बना लेते हैं, इसलिए बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी डिटेल देखनी है, हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है, द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिफिलाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ द हेड रीजन। हेड रीजन में सिफिलाइजेशन हुआ, हेड हम कहेंगे ए वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट हेड, उसमें आप देख सकते हैं। देखो मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं प्रीवियस क्लासिफिकेशन के। मैंने बताया प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ देखिए यहां पर फिगर में मैं क्या बना रहा हूं, प्रोटोजोआ में आपने पढ़ा था किसको, अमीबा को पढ़ा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ा है। इसमें हेड नहीं होता है, यूनिसेलुलर है। ओके, ये पहले एनिमल्स थे जिसमें हेड बना था। जैसे कि मैं आपको यहां पर ये बता देता हूं टीनिया सोलियम के बारे में। टीनिया सोलियम में आगे हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं स्कोलेक्स बोलते हैं। इसकी डिटेल आगे मैं पिक्चर में समझाऊंगा, फिलहाल आप समझिएगा। टीनिया सोलियम का जो एंटीरियर पार्ट होता है जो हेड लाइक दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्कोलेक्स बोलते हैं। फर्स्ट टाइम सिफिलिक रीजन जनरेट हुआ था, that this concept makes this platyhelminthes very important to study. And very important in the evolutionary significance, we can say the excretory and the nervous system developed first time. So these are the evolutionary significance of the platyhelminthes. अभी हम जनरल फीचर के बारे में पढ़ेंगे, काफी जनरल फीचर तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन अभी कर दिया है मैंने।
देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन द प्लेटिहेल्मिन्थीज? द फर्स्ट इज द हैबिटाट। हैबिटाट की बात कीजिए, हैबिटाट को क्या बोलते हैं हम? आवास बोलते हैं। और आवास का मतलब क्या होता है? वह जगह जहां पर हम निवास करते हैं, जिसको हम ड्वेलिंग प्लेस बोलते हैं, निवास स्थान। इनमें से कुछ जंतु होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, कुछ जंतु क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, खुले में रहते हैं, जैसे कि प्लेन एरिया। बट we can say the most of the animals survive as the endoparasite, just like the Taenia solium and the Fasciola hepatica. I have already mentioned in this PPT. The mostly the endoparasites of the animal, just like the Taenia solium and the Fasciola hepatica, and some animals like the planaria survive as a free living animal. And the body form and the symmetry, I have already explained that these animals are the dorso-ventrally flattened, पृष्ठ अधर से चपटे होते हैं। ऐसा चपटापन है कि ऊपर है पृष्ठ सतह, नीचे है अधर सतह, इसलिए बोलते हैं डोर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड बोलते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म्स कहते हैं। Bilateral symmetrically, I have already explained in the previous slide. The body is soft, इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है। जैसे एनिलिडा में आपने पढ़ा है सेगमेंटेड होती है, इसकी अनसेगमेंटेड होती है बॉडी। कवर्ड बाय द सीलेटेड एपिडर्मिस, बाहर की तरफ एक क्या होती है? सीलेटेड एपिडर्मिस होती है। स्पेशली हम कहेंगे तो फ्री लिविंग एनिमल्स में। और एंडोपैरासाइट में क्या होगा? क्यूटिकल होगा। बेसिक डिफरेंस समझो। अरे जब टीनिया सोलियम की जब हम बात करते हैं, टीनिया सोलियम ये कैसा है? ये होता है एंडोपैरासाइट है। टीनिया सोलियम एंडोपैरासाइट होता है। और जब ये एंडोपैरासाइट है तो ये कहां पर है एंडोपैरासाइट? हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हमारी आहार नाल में। और जब हमारी आहार नाल और एलिमेंट्री कैनाल इज एबल टू डाइजेस्ट द मीट जस्ट लाइक द मटन और द चिकन, हमारे शरीर में हम जो एनिमल्स होते हैं, मानव होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, वो शाकाहारी भोजन के साथ मांसाहारी को डाइजेशन कर सकते हैं। फिर ये टीनिया सोलियम, इसका डाइजेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर क्या होगा? इनकी बॉडी के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए क्यूटिकल की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जबकि जो फ्री लिविंग होते हैं जैसे कि प्लेन एरिया, उसमें आप कहेंगे सीलेटेड एपिथेलियम। इसमें सारे नोट साइड में लिखे हुए हैं, आपको तो जो चीजें मैं बोल के बता रहा हूं उसको समझना है, नोट्स को अभी बनाने की जरूरत नहीं है। जो इसमें स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है उसी को पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करेंगे। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होती है? शरीर के ऊपर कितने सेलुलर लेयर्स होती है? आपने पढ़ा हुआ है गैस्ट्रुला के बारे में। गैस्ट्रुला हमारी एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है जिसमें हम देखते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, जैसा कि मैं फिगर में बता रहा हूं। सबसे बाहर की ओर क्या होता है? एक्टोडर्म होता है। उसके बाद सबसे अंदर एंडोडर्म होता है, और उन दोनों के बीच में क्या होता है? मेसोडर्म होता है। आउटर लेयर कैसी होती है? एक्टोडर्म होती है। मिडिल लेयर को हम बोलते हैं मेसोडर्म कहते हैं, और सबसे अंदर होती है एंडोडर्म होती है। ये आप एक जो मैंने यहाँ पर पिक्चर लगा रखी है इसमें आप देखेंगे, सबसे बाद आउटर लेयर इज द एक्टोडर्म, मिडिल इज द मेसोडर्म, व्हाइल द इंटरनल लेयर इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म। डर्म मींस स्किन होता है, एंडो मींस इंटरनल होता है, मीजो मींस होता है मिडिल होता है, डर्म का अर्थ स्किन होता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टो, मीजो एंड एंडो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव रिटन, देखिए मैं यहाँ पर गोला बनाता हूं, क्या लिखा है फर्स्ट पिक्चर में? ए सिलोमेट, देयर इज नो बॉडी सिलोम इज फाउंड, देयर इज नो body coelom is found in the platyhelminthes, that's why these animals is called as the acoelomates। इनको acoelomate कहते हैं। एसिलोमेट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखेंगे इसकी आउटर लेयर है एक्टोडर्म है, और एंडोडर्म है, उसके बीच में देखिए मैं निशान बना रहा हूं, ये पूरा का पूरा स्पेस मेसोडर्म से पैक हो गया है, पूरा स्पेस मेसोडर्म से भर गया है। देयर इज नो ब्लैंक स्पेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। द मेसोडर्मल टिश्यूज आर फिल्ड बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। सो इसके अंदर कोई सिलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है, इसलिए इसको एसिलोमेट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है, देखिए लास्ट नंबर पॉइंट, द प्रोटोस्टोम्स, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज द प्रोटोस्टोम्स। व्हाई डू वी से द प्रोटोस्टोम्स? बिकॉज ये देखिए यहां पर इस फिगर में मैंने बनाया अभी गैस्ट्रुला स्टेज, यहां पर देखिए मैंने क्या बनाया, ये ट्रिपल लेयर्ड होता है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला का जो माउथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर कहते हैं। और अगर ब्लास्टोपोर से माउथ का डेवलपमेंट होता है तो उसे बोलते हैं प्रोटोस्टोम। नाम को देखो यहां पर लास्ट पॉइंट में लिख देता हूं, प्रोटो, प्रोटो का मतलब होता है प्रीवियस यानी कि पहले, और स्टोम का अर्थ होता है माउथ। माउथ पहले बन रहा है, किससे पहले, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के दो पार्ट होते हैं, आगे की ओपनिंग माउथ होता है, पोस्टीरियर ओपनिंग पश्च सिरे में वह एनस यानी गुदा के द्वारा खुलता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ और एनस का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले माउथ का डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं। चीजें आपको समझ में आती रहेगी, समझते जाइएगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। और आप जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, यहां पर आप ध्यान रखें, द एलिमेंट्री कैनाल प्लस इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स और कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, आहार नाल और से संबंधित ग्रंथियों को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सोचने की बात है कि ये एनिमल्स कहां रहते हैं, ये एनिमल्स रहते हैं हमारी बॉडी में एज ए एंडोपैरासाइट। क्या कहते हैं एंडोपैरासाइट को, अंतः परजीवी रहते हैं। और ये अंतः परजीवी कहां होते हैं, ये अंतः परजीवी होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, जहां ऑलरेडी डाइजेस्टिव फूड होता है। एलिमेंट्री कैनाल के एंडोपैरासाइट है, वहां पे पहले से ही डाइजेस्टिव फूड मिल रहा है, इसलिए इनके अंदर डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, लेस डेवलप्ड होता है। देखिए मैंने क्या लिखा है, द इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनस इन द फ्री लिविंग एनिमल्स लाइक द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया पानी में रहता है और इसकी एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है। समझिएगा, वो एलिमेंट्री कैनाल जिसमें माउथ और एनस दोनों ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंप्लीट। अगर एलिमेंट्री कैनाल जो हम कहते हैं एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें आगे माउथ हो और पीछे क्या हो, एनस हो, तो हम उसे कहते हैं कंप्लीट कैनाल बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। लेकिन इनमें क्या केवल माउथ है, एनस नहीं है प्लेनेरिया में, इसलिए क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, द ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इन द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होगा, ये ब्रांच्ड होगी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। माउथ मैंने बताया प्रेजेंट होता है, एनस नहीं होता है, इसलिए ये माउथ से ही भोजन को ग्रहण करेंगे और वहीं से बाहर की ओर रिलीज कर देंगे। लेकिन जब हम पैरासिटिक सिस्टम की बात करते हैं तो इन पैरासाइट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। और जब एंडोपैरासाइट ऑलरेडी एलिमेंट्री कैनाल में है तो उनको डाइजेस्टिव फूड मिल रहा है, तो डायरेक्टली दे कैन एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। दैट्स व्हाई इन द एंडोपैरासाइट्स digestive system is the absent, but in the planaria, because planaria lives in the free living state, that's why incomplete alimentary canal is present. The next point is the circulatory system. Three very important point, the circulatory system, respiratory system यानी कि श्वसन तंत्र और कंकाल तंत्र skeletal systems are the absent. These three systems are the absent in the platyhelminthes. सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत ही नहीं है उनको, बॉडी के अंदर रह रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट इसने फूड को एब्जॉर्व कर लिया, डाइजेस्टेड फूड है, बॉडी है, सिंप्लीफाइड है, तो उसमें सर्कुलेशन की जरूरत नहीं है। रेस्पिरेशन की कहां से जरूरत पड़ेगी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहां पर मैं लिख दूं, ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और the absence of the oxygen, there are two kinds of the respiration. In the presence of oxygen is called as the aerobic respiration, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये टीन या सोलियम जैसे एनिमल्स हमारी एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं। सोचो, जब रहते हैं एलिमेंट्री कैनाल में है
तो एलिमेंट्री कैनाल में तो ऑक्सीजन नहीं हो सकती, इसलिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। स्केलेटल सिस्टम नहीं है, बॉडी हाईली फ्लेक्सिबल होती है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड द एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू द डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस। इनकी शरीर की देह भित्ति, देह सतह से ही क्या होता है, O2 CA2 का आदान प्रदान होता है और उत्सर्जित पदार्थों को त्याग दिया जाता है। द बॉडी वॉल एंड द पेरेन्काइमा प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बॉडी को सपोर्ट करने के लिए बॉडी वॉल और पेरेन्काइमल जो टिश्यूज होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें, फिर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑर्गन के रूप में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस फिगर के अंदर क्या नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर फिगर में देखो मैं नाम लिख रहा हूं फ्लेम सेल्स। ये जो सेल्स हैं आप देखो, जैसे आग की लपटें निकलती है, फ्लेम्स निकलती है, उसके समान इसकी स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट वाला जो इमेज है मैं उसकी बात कर रहा हूं, इसमें आप देखें ये फ्लेम के समान है, आग की लपटों के समान है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है फ्लेम सेल्स। इसका एक और नाम है फ्लेम सेल्स का, और वो नाम क्या है, इसको हम सोलेनोसाइट भी कहते हैं, सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं, फ्लेम सेल्स एंड सोलेनोसाइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सी है, ऑप्शन होंगे नेफ्रिडिया, किडनी, ग्रीन ग्लैंड्स, सोलेनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स। तो आंसर होगा फ्लेम सेल्स, जिसको हम सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे बाय द प्रोटोनेफ्रिडिया एंड द फ्लेम सेल्स दैट इज कॉल्ड एज द सोलेनोसाइट। फ्लेम सेल्स रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट एंड मेंटेन द वाटर बैलेंस एंड द अमोनोटेलिक एनिमल्स। These animals are the ammoniotelic because these animals release ammonia as the excretory material। आपने क्लासों में पढ़ा हुआ है पहले, उत्सर्जित पदार्थों के आधार पे 3 प्रकार के जंतु होते हैं। वे एनिमल्स जो अमोनिया को रिलीज करते हैं उसे हम मोनोटेलिक बोलते हैं, यूरिया को रिलीज करते हैं तो यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड को करते हैं तो यूरिकोटेलिक बोलते हैं। ये कैसे होते हैं प्लेटियलमंथीज के एनिमल्स, ये अमोनोटेलिक होते हैं। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, सारा कंटेंट जो बोल रहा हूं वो ऑलरेडी पीपीटी के अंदर है, आपको अभी वीडियो को देखते देखते नोट करने की जरूरत नहीं है, बाद में इसको आप पीपीटी को देख के नोट कर सकते हैं। अभी समझिए जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें, आप देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट फिगर लगाया है, फर्स्ट फिगर में क्या है उसको देखो, ये है प्लेनेरिया। फर्स्ट इमेज में आप देखें, मैं नाम लिख रहा हूं उसके नीचे, ये क्या है, प्लेनेरिया है। हमारे नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, आगे ब्रेन होता है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इनमें ब्रेन एज सच ब्रेन नहीं होता है। देखो मैं गोला बना रहा हूं, ब्रेन वाली पोजीशन पे ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, आप उसको सेरेब्रल गैंग्लियन बोल सकते हो, सेरेब्रल गैंग्लियन कह सकते हैं। ये ब्रेन का काम करती है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रेन। इसके साथ में देखो मैं मार्किंग कर रहा हूं, एक ये वाला नर्व कोड निकल रहा है जहां पर मैं रेड मार्क कर रहा हूं एक, और ये दूसरे वाला नर्व कोड निकल रहा है, और ये दोनों नर्व कोड आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे सीढ़ियां होती है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर। इसका नर्वस सिस्टम ऐसा होता है, सीढ़ियों की तरह दिखाई देता है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो चीज बता रहे हैं उसको आप समझते जाइएगा। यहां पर देखिए मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, द लेडर लाइक नर्वस सिस्टम, anterior cerebral ganglion that is functions like the brain, the longitudinal nerve cord connected by the transverse commissure। यही तो मैंने बताया है। आगे क्या होगा, cerebral ganglion, यहां पर क्या होंगे, nerve cord होंगे that extend from anterior to the posterior part and both the longitudinal nerve cord are connected by the transverse process and that gives the appearance like the ladder। ladder की तरह दिखाई देता है, सीढ़ी के समान। सेंस ऑर्गन की बात करते हैं, देखिए आई स्पॉट। फर्स्ट इमेज में देखिए क्या लिखा मैंने, आई स्पॉट। ये यहाँ पे आगे की और इसमें क्या है, 2 आई स्पॉट बने हुए हैं। इस फिगर में देखिए, इस इमेज में आई स्पॉट लिखा हुआ मैंने लेबल किया हुआ है। ऑरिकल्स कीमो रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, ऑरिकल। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम की चीजें हैं। स्टेटोसिस्ट, सिस्ट का मतलब होता है कलिका, स्टेटो का मतलब होता है अवस्था, जो आपको बैलेंस बनाने का काम करती है। ऐसी सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्टेटोसिस्ट दैट इज फाउंड इन द फ्री लिविंग फॉर्म्स।
प्लेनेरिया फ्री लिविंग है, स्टेटोसिस्ट होगा वो बाहर रह रहा है, फ्री लिविंग है, बैलेंस बनाने की उसको जरूरत है। लेकिन टीनिया सोलियम एंडोपैरासाइट है, अंदर रहता परजीवी के रूप में, उसको तो बैलेंस की जरूरत नहीं है, इसलिए स्टेटोसिस्ट एब्सेंट होगा। लॉजिकल सोच के देखिएगा। ओके, द पैरासाइट, द सेंस ऑर्गन्स आर द रिड्यूस्ड और द एब्सेंट इन द पैरासाइट। अरे आप सोचिए, जब टीनिया सोलियम इंटेस्टाइन में रहती है, आंतों में रहती है, आप जब एलिमेंट्री कैनाल में कोई एंडोपैरासाइट रहेगा तो वहां कोई प्रकाश तो आने से रहा नहीं है कि सूर्य का प्रकाश, धूप आ रही है, इसलिए फोटो रिसेप्टर से होंगे नहीं। केमिकल से बचने के लिए क्यूटिकल है, इसलिए उसको रिसेप्टर की जरूरत नहीं है, बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है। उनमें एडहेसिव ऑर्गन्स की जरूरत होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें एडहेसिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, पैरासाइटिक एडेप्टेशन का भी पॉइंट से आएगा, तो मैं आपको समझाऊंगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हर पॉइंट से जो पीपीटी में लिखा हुआ है, उस हर पॉइंट से एमसीक्यूज बनता है, ध्यान से समझना है, ध्यान से याद भी करना पड़ेगा। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, हर्मा का मतलब होता है ड्यूल होता है, यानी द्विलिंगी जंतु है। और यहां पर कंफ्यूजन का एक वर्ड आ रहा है, वो लिखा हुआ है मोनोइसियस। मोनो का मतलब होता है एक, आपके दिमाग में ये आएगा कि ये है तो द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल एनिमल है, फिर मोनोइसियस क्यों रखा गया है। चीजों को समझो। यहां देखो, ये एक एनिमल है जो मैं देखिए ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक एनिमल है, और इसी एनिमल की इस बॉडी में मान लेते हैं यहां पर है टेस्टीज, यहां पर है टेस्टीज, और इसी एनिमल के अंदर क्या है, ओवरी है। मींस बोथ काइंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल बॉडी। एक सिंगल एनिमल में, सिंगल को मोनो बोलते हैं, सिंगल बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं, यानी टेस्टिस और ओवरी दोनों है, इसलिए इसको मोनोइसियस बोलते हैं और बाइसेक्सुअल कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। देखिए, तो वेल डेवलप्ड गोनाड्स डेवलप होते हैं तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, oogenesis होगा। ओके, गोनोडक्ट एंड द कोपुलेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, आंतरिक। यहां समझिएगा, देखो एक जगह मैं गोला बना रहा हूं, उस पॉइंट को आप देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे जहां लिखा मैंने फर्टिलाइजेशन अंडरलाइन करता हूं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन है वह सेल्फ होता है, मोस्टली सेल्फ होता है। द्विलिंगी है तो आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कुछ एनिमल्स में क्रॉस भी होता है। Asexual reproduction by the fission and the regeneration occur in the planaria. Planaria की बात करता हूं मैं यहाँ पे, regeneration very very important point है with respect to the planaria. प्लेनेरिया प्लेटियल मंथीज का वो एनिमल है जो कि फ्री स्टेट के अंदर रहता है, जो इसको बाकी रेस्ट ऑफ द जो एग्जांपल्स है उससे उसको डिफरेंट बनाता है। तो यहाँ पर मैं आप इसको समझा देता हूं मैं। देखिए, ये एक एनिमल है प्लेनेरिया, जो कि इसका टर्बिलेरिया क्लास के अंदर आता है। टर्बिलेरिया में इस तरीके से स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दो आई स्पॉट होते हैं, जो मैंने बताया इनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर आई स्पॉट्स होते हैं। अब यहां पर देखो, इस पर रीजनरेशन कितना ज्यादा है। अगर इस प्लेनेरिया को मैं ऐसे कट कर देता हूं तो दो प्लेनेरिया बन जाएंगे, क्रॉस में कट कर देता हूं तो भी दो बन जाएंगे, लॉन्गिट्यूडिनली भी इसको मैं अगर कट कर देता हूं तो भी दो प्लेनेरिया बन जाएंगे। यानी इसमें बहुत ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, और इससे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ना, टुकड़े हो गए, दो एनिमल बन गया तो रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसलिए बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे की स्लाइड में बहुत ज्यादा काम की चीजें आने वाली है, तो ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए, लाइफ साइकिल की बात करते हैं। जीवन चक्र, पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑफन एट द कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है, क्योंकि पैरासाइटिक है तो कॉम्प्लेक्स तो होगा, एक होस्ट के अंदर रहते हैं और कुछ स्टेजेस होती हैं वो पानी में रहती है, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी। काम की क्या चीज आ रही है वो देखें। यहां लिखा इन्वॉल्विंग द इंटरमीडिएट और द सेकेंडरी होस्ट, अभी सब समझा दूंगा। सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है। डेफिनेट होस्ट होता है वेयर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एग्जांपल से बताता हूं आपको। देखिए, यहां एक वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। डाइजेनेटिक पैरासाइट्स, डाइजेनेटिक पैरासाइट्स। ये डाइजेनेटिक पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा पैरासाइट जो अपने जीवन चक्र को
एक नहीं, दो दो होस्ट में कंप्लीट करता है, उसे डाइजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं। डाई का मतलब दो हो गया, जेनेटिक मतलब जनरेशन से रिलेशन है। ऐसा एनिमल जो अपना जीवन चक्र दो परपोषी होस्ट में संपन्न कराता है, उसे डाइजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं। एक होस्ट नंबर फर्स्ट होगा, दूसरा होस्ट नंबर सेकंड होगा। ये जो होस्ट देखिए गोला लगा रहा हूं फर्स्ट है, उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया, ये है प्राइमरी होस्ट होता है। और दूसरा जो सेकेंडरी होस्ट होता है, होस्ट सेकेंड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट कहते हैं, या हम इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। ये बातों को समझिएगा। The digenetic parasite means if a parasite completes their life cycle into two hosts, just like the host first and the host second. Such type of the animals, such type of the life cycle is called the digenetic. तो पहले वाला होस्ट है वो गया प्राइमरी होस्ट हो गया, दूसरे वाला उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं। यही बात तो नीचे एग्जांपल में लिखी है। द फेसियोला हेपेटिका लिवर फ्लक, सिप का जो लिवर है और स्नेल, दो एनिमल्स में अपना जीवन यापन करता है। फेसियोला हेपेटिका समझ गए, लिवर फ्लक जिसको बोलते हैं, वो अपना जीवन चक्र कहाँ पूरा करता है? भेड़ में करता है आधा, और आधा जीवन चक्र किसमें पूरा करता है? स्नेल में। शंख के समान जंतु होते हैं, आधा आधा जीवन चक्र पूरा करता है। शिप को क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। और स्नेल को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी होस्ट कहते हैं या इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। टीनिया सोलियम की बात करते हैं तो क्या लिखा देखिए, पॉर्क टैप वर्म एंड द पिग। आधा जीवन चक्र है पॉर्क में करता है पूरा, और आधा किस में करता है? पिग के अंदर करता है। पिग में इसका चूंकि इंटरमीडिएट होस्ट है, इसीलिए हमने क्या कहा, इसको पॉर्क टैप वर्म भी कहते हैं। टीनिया सोलियम पॉर्क टैप वर्म बोलते हैं। तो ये इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। अभी देखें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडेप्टिव फीचर्स ऑफ द पैरासिटिक फॉर फ्लैट वर्म कौन कौन से होते हैं? पहले कुछ जगह खाली बना लेते हैं यहाँ पे, अभी देखते हैं। देखो, अब हमने कहा कि ये जो एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। अब देखो पैरासिटिक जीवन की प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स को समझ लोगे तो आपको इसके एडेप्टेशन भी समझ में आ जाएंगे। इसके जीवन की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1, होस्ट की बॉडी में जो डाइजेस्टिव ज्यूस होते हैं, होस्ट की बॉडी में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ज्यूस होते हैं। वो डाइजेस्टिव ज्यूस क्या करेंगे? वो टीनिया सोलियम को डाइजेस्ट करना चाहते हैं। उसको बचने के लिए इसके ऊपर क्या होता है? क्यूटिकल की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। फर्स्ट एडेप्टेशन हो गया है, पैरासिटिक एडेप्टेशन। ये पैरासाइट के रूप में सर्वाइव क्यों कर पाता है? तो हम कहेंगे इसकी बॉडी पे सुरक्षा के लिए क्या होता है? क्यूटिकल होता है, जो इसको डाइजेस्टिव होस्ट के डाइजेस्टिव ज्यूस से इसको बचाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 2, जब ये एलिमेंट्री कैनाल जैसे मान लेते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल है, पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जब ये एनिमल सरवाइव करेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल की क्रमांकुंचन गतियां पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट से बाहर आ जाएंगी। तो इसको होस्ट की इंटेस्टाइन को पकड़ना है, मजबूती से पकड़ना है, और मजबूती से पकड़ने के लिए जो ऑर्गन काम आते हैं उसे हम बोलते हैं एडहेसिव ऑर्गन्स कहते हैं। एडहेसिव, फेविकॉल क्या होता है? एडहेसिव तो होता है। तो ये एनिमल्स क्या करेंगे? होस्ट यानी कि परपोषी जिसके शरीर में ये निवास करते हैं उसकी बॉडी के साथ मजबूती से जुड़ जाते हैं, और उसकी बॉडी के साथ परपोषी की बॉडी से मजबूती से जुड़ने के लिए 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, नाम लिखे हैं, देखिए इमेज के अंदर मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हुक, ये आप देख रहे हैं, ये टीनिया सोलियम का इंटीरियर पार्ट है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या बना है, जहां पर मैं मार्किंग कर रहा हूं ये हुक्स है। ये हुक्स कांटेनुमा है, होस्ट की दीवार के साथ में चिपकने का काम करते हैं। उसके अलावा देखो मैं गोला बना रहा हूं, ये वाला गोला, इसको क्या बोलते हैं? ये है सकर, चूसक बोलते हैं। ऐसे टीनिया सोलियम के एंटीरियर पार्ट में 4 चूसक होते हैं। देखो नंबर 1 मैंने गोला लगाया, ये मैं दूसरा गोला लगा देता हूं लेफ्ट में, ये तीसरा गोला लगा देता हूं राइट में, और चौथा बैक साइड में, पहले के बैक साइड में है, इसलिए आपको इधर इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं। ये जो सकर होते हैं, चूसक, सक्शन पैदा करते हैं और परपोषी की आहार नाल से संपर्क बना लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
एडहेसिव ऑर्गन्स स्ट्रक्चर की प्रेजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 बात, ये रहते हैं एंडोपैरासाइट, इसलिए इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसमें होता है रेस्पिरेशन, इसलिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एंडोपैरासाइट है इसलिए इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें फोटो रिसेप्टर्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, फोटो रिसेप्टर देखने ही नहीं है, तो आंखों की जरूरत क्या पड़ गई है। पैरासिटिक मोड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें रिप्रोडक्शन की रेट बहुत ज्यादा होती है, प्रजनन दर, रिप्रोडक्शन की रेट बहुत ज्यादा होती है ताकि इसका सर्वाइवल बना रहे। ओके, यही बातें सारी इसमें लिखी हुई है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड द प्रोडक्शन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द एग्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द प्रोजेन। समझ में आ गया ना आपको? नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहां पर हमने बताया इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये क्या बेनिफिशियल एस्पेक्ट बता रहे हैं। पहला रीजनरेशन, मैंने बताया अभी आपको कि प्लेनेरिया इज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर द स्टडीइंग द रीजनरेशन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब है इसको पढ़ने से हमें क्या फायदा मिला, हमने कहा जब कभी भी आपको रीजनरेशन पुनरुद्ध भवन की रिसर्च करनी हो तो प्लेनेरिया क्या है, एक रोल मॉडल के रूप में काम आता है, रिसर्च में हेल्पफुल है। इसीलिए हम देखो मैंने क्या लिखा है, बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स, इवोल्यूशनरी एंड द बायोलॉजिकल रिसर्च, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये प्लेटियल मंथीज के जंतु पहले ऐसे हैं जो कि ट्रिपल ब्लास्टिक है और एसिलोमेट से बायलैटरल सिमेट्रिकल है, हेड का फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए ये उद्विकास की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होता है इवोल्यूशनरी फॉर्म। इंडिकेटर ऑफ द वाटर क्वालिटी, some free living turbularians are used as the bio indicator of the pollution free water bodies। अगर पानी के अंदर पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो प्लेनेरिया जैसे एनिमल्स हैं, प्लेनेरिया के समान उनकी पॉपुलेशन रेट कम या ज्यादा हो जाएगी, उसे हमें पता चल जाएगा। ये हमें सूचना दे रहे हैं वाटर पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन की सूचना दे रहे हैं, इंडिकेटर है वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे लिए फायदे के, नुकसानदायक ज्यादा है प्लेटियल मंथीज, और वो हार्मफुल कौन कौन से हैं करेक्टर। हमने कहा मेडिकल एंड द वेटरनरी इंपॉर्टेंस, मेडिकल बीमारी फैलाने वाले, वेटनरी जानवरों को परेशान करने वाले, कैटल्स को प्रभावित करने वाले हार्मफुल एस्पेक्ट्स की बात चल रही है। पहले मैं ह्यूमन की बात करता हूं, नाम देखो यहां पर पढ़ना है, लिखा हुआ है लीवर फ्लक, मानव में फेसियोलियसिस बीमारी फैलाती है, लीवर को खराब कर देती है, बाइल जूस सीक्रेट होने लगता है डिस्टर्ब तरीके से, एबनॉर्मल तरीके से। ब्लड फ्लक, इसका नाम है सिस्टोमा, है ना, सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। अब देखो हर पॉइंट से एक एमसीक्यूज बनेगा, दैट व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द लिवर फ्लक, दैट्स मीन द फेशियल हेपेटिका, एंड व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सिस्टोसोमा, देन वी कैन से द ब्लड फ्लक। हर पॉइंट से एमसीक्यूज बनेगा, इसीलिए इस पीपीटी में सारी चीजों को मेंशन किया हुआ है, आराम से कॉपी में उतारिए और उसको लर्न कीजिएगा। अब ये भी एमसीक्यूज बनता है, द सिस्टोसोमियासिस की डिजीज में बॉडी का कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, विच बॉडी पार्ट अफेक्टेड बाय द सिस्टोसोमा पैरासाइट। तो हमने देखो क्या लिखा है, यूरिनरी एंड द इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यूरिनरी ट्रैक्ट और इंटेस्टाइन में डिसऑर्डर जनरेट होगा। अब देखिए यहां पर 2 नाम आ रहे हैं, कौन सा, टैपवर्म। टैपवर्म की 2 प्रजातियां हैं, टीनिया सोलियम एंड द टीनिया सेजिनेटा। ये टीनियसिस बीमारी फैलाती है और सिस्टिसर्कोसिस भी फैलाती है। नेक्स्ट देखिए इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, इसका नाम है हाई डेटेड डिजीज इन द ह्यूमन। तो ये सब हर पॉइंट से एमसीक्यू जाता है, आपको पढ़ना ही है, रटना भी पड़ेगा इसको। द एनिमल पैरासाइट्स, These affect, देखिए क्या लिखा मैंने, कैटल, शिप, पिग और फिश cause the loss of the weight और reduce the productivity and the death। आपको पता है फिश को हम फूड के रूप में काम में लेते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो इनके इफेक्ट से क्या हो गया, फिश है वह हम कहेंगे बीमारियां पैदा हो जाएगी, फिश का वेट डिक्रीज हो जाएगा, इकोनॉमिकली हमें लॉस हो जाएगा। सिमिलरली कैटल्स और शिप की कंडीशन में भी हमारी प्रोडक्टिविटी है वो गिर जाएगी। इकोनॉमिक लॉसेज, रिड्यूस द लिव स्टॉक, हेल्थ अफेक्ट द एग्रीकल्चर, डेयरी, मीट इंडस्ट्री और वर्ल्ड वाइड। अरे जब बॉडी के अंदर ही एंडोपैरासाइट है, जब किसी होस्ट में, किसी कैटल में ये परजीवी के रूप में रहेंगे तो उस परजीवी को कौन खाएगा, मीट के रूप में नुकसान हो जाएगा।
सिमिलरली कोई कैटल है, वो कैटल जैसे गाय वगैरह हम खेतों में काम में लेते हैं, दूध के लिए भी काम में लेते हैं, खेतों की जुताई में भी काम में लेते हैं। अगर ये कैटल्स अगर अफेक्टेड हो गए हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड भी प्रभावित होगा और मिल्क इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट है वो भी प्रभावित होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेटिहेल्मिन्थीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए कुछ चीजें समझने की है, कुछ चीजों को आपको पढ़ना और रटना भी पड़ेगा, है ना। सारी चीजें इसमें समझने की नहीं है मैथमेटिक्स की तरह, कुछ चीजें रटना भी पड़ेगा। अगर आपको पूछे कि प्लेटिहेल्मिन्थीज होते हैं तो इसमें कौन सी क्लासेज आएगी, तो इसमें तो आपको कोई समझने की बात नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। दैट इज द टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सेस्टोडा। ये आपके यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। कंपैरेटिवली में मैंने करेक्टर्स लिखे हैं, उसको समझेंगे। टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड द सेस्टोडा। एंड व्हाट आर द कॉमन नेम्स? ट्रिमेटोडा को हम फ्लक बोलते हैं क्योंकि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और सेस्टोडा को हम बोलते हैं टैप वर्म। टैप का मतलब रिबन शेप्ड होता है, और वर्म है रिबन की तरह फीताकृमि बोलते हैं, टैप वर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल, टर्बिलेरिया माता प्लेनेरिया और द डुगेसिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये फ्री लिविंग है, देखिए यहाँ पर लिखा फ्री लिविंग है, जबकि बाकी रेस्ट ऑफ द ट्रिमेटोडा सेस्टोडा कहाँ होते हैं? वो पैरासाइट है। फ्री लिविंग है इसलिए इसकी बॉडी की आउटर लेयर क्या है? सीलेटेड एपिडर्मिस है। देखो कंपैरिजन करो, फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिन्थीज के एनिमल्स में सीलेटेड एपिथेलियम होती है, आउटर लेयर, जबकि एंडोपैरासिटिक में क्या होगा? क्यूटिकल की लेयर होगी। टर्बिलेरिया फ्री लिविंग है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, जबरदस्त होती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ट्रिमेटोडा का एग्जांपल है फेसियोला हेपेटिका, जिसको हम लिवर फ्लक बोलते हैं, और सिस्टोसोमा, जिसको हम ब्लड वर्म भी बोलते हैं। कॉमन है, बोथ आर द एंडोपैरासाइट है, शरीर के अंदर रहते हैं। फेसियोला लिवर को अफेक्ट करता है, सिस्टोसोमा एलिमेंट्री कैनाल को भी अफेक्ट करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट को भी करता है। चूसक सकर इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंडोपैरासाइट है तो इसमें होस्ट से चिपकने के लिए स्ट्रक्चर होती है, सकर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। सेस्टोडा में देखिए टीनिया सोलियम और इकाइनोकोकस आता है, बोथ आर द एंडोपैरासाइटिक। सेगमेंटेड बॉडी है, यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4, 4 नंबर में फिगर में देखो, यहाँ पे ये 4 नंबर जहां पर मैं टिक कर रहा हूँ, नंबर 4 डाल रहा हूँ, यहाँ बॉडी देखो ऐसे ऐसे सेगमेंटेड है ना, सेगमेंटेड बॉडी होती है। और बॉडी के से साथ में बॉडी की सरफेस से क्या करते हैं? O2 हम कहेंगे बॉडी की जो सरफेस होती है, इसी से एक्सक्रीटरी मटेरियल को वो बाहर की ओर सीक्रेट कर देते हैं, और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। ये है, तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर स्ट्रक्चर में यहाँ पर कुछ विशेष मैंने फिगर लगा रखे हैं। देखो सबसे पहला नंबर 1 वाला ये है प्लेनेरिया है, इसमें यहाँ पर 2 गोला बना रहा हूँ फर्स्ट इमेज में, ये इसके आई स्पॉट्स होते हैं। और इसी के अंदर समझाऊं तो मैंने नर्वस सिस्टम में अंदर कहा था, इसमें क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं? नर्व कोड होते हैं, जो फर्स्ट इमेज में देखो, और ये ट्रांसवर्स नर्व कोड होते हैं, जुड़े रहते हैं। ये दूसरे नंबर आप स्ट्रक्चर में देखिए, पत्ती के समान है, लीफ के समान है, और लिवर में रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? लिवर फ्लक रहा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा शकर होता है जिसको हम एसिटेबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटेबुलम। जो बात बोल रहा हूं वो भी लिखना है आपको बाद में। उसके बाद में देखिए 4 नंबर बताया, और ये टीनिया सोलियम कहाँ है? इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में। यहाँ पर तो कोई गोला बना रखा है, ये टीनिया सोलियम का हेड है, ये हेड से यहाँ पर चिपका रहता है इंटेस्टाइन के साथ में, होस्ट के इंटेस्टाइन में। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हम दे रखा है। लास्ट वाला ये इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा टेबल को। कुछ हम स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं, पहले की डिस्कशन वैसे कर लिया है, याद रखना है, बार बार पढ़ना है। प्लेटिहेल्मिन्थीज क्लास है टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सेस्टोडा, बार बार रिवीजन कीजिए। टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सेस्टोडा। टर्बिलेरिया में आता है प्लेनेरिया, ट्रिमेटोडा में आता है फेसियोला हेपेटिका, और सेस्टोडा में क्या आता है? टीनिया सोलियम। ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इनका कॉमन नेम क्या? देखो एडी वर्म बोलते हैं, टर्बिलेरिया के एनिमल्स को एडी वर्म बोलते हैं। इमेज मैंने यहाँ पर लगा रखी है। प्लेनेरिया होता है, मैंने पहले से बता दिया, ये फ्री लिविंग होता है। बॉडी कैसी होती है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। माउथ कहाँ होता है? वेंट्रल साइड में, हमारा भी कहाँ है? वेंट्रल साइड में होता है। बॉडी के ऊपर हुक नहीं होते हैं और सकर नहीं होते हैं। अब ये कोई रटने की बात नहीं है, इसके अंदर हुक और सकर क्यों नहीं है? एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, तो हम ये कह देंगे फ्री लिविंग होते हैं, एंडोपैरासाइट के रूप में रहते ही नहीं है, फ्री लिविंग है, इसलिए इनको सकर की जरूरत नहीं है, हुक्स की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट डेवलपमेंट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? हम कहेंगे इसमें लार्वा क्या होता है? एब्सेंट होता है। जब लार्वा नहीं है तो क्या होगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं।
हाई रीजनरेशन पावर है, बाहर रहते हैं पानी में, बार बार मरने के चांस रहते हैं, बॉडी सेगमेंटेड होगी, 2 प्लेनेरिया बन जाते हैं, हाईली रीजनरेशन की कैपेसिटी है। द म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स और रेप्टाइड्स आर द प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द बॉडी वॉल। इसके बॉडी वॉल में क्या होगा, म्यूकस को सीक्रेट करने वाली, श्लेष्मा का स्रावण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। एग्जांपल्स प्लेनेरिया, मीजोस्टोमा एंड द माइक्रोस्टोमम होता है। ये आपको पढ़ना है और कोई इलाज नहीं है। जैसे एग्जाम आ गया माइक्रोस्टोमम, कॉमन नेम क्या, एनिमी ऑफ द हाइड्रा, हाइड्रा का दुश्मन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट चलिए, ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटा का मतलब होता है हॉल और ये इडोज का मतलब होता है फॉर्म। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पहले मैंने बताया। ऑल पैरासाइटिक, सारे पैरासाइटिक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए इसको फ्लक बोलते हैं। अब जब एंडो पैरासाइट है तो कन्फर्म है क्या क्या होना चाहिए एज एडेसिव ऑर्गन, तो हम कहेंगे इसमें हुक्स होते हैं और सकर्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल ब्रांच्ड होती है। डायरेक्ट एक्टोपैरासाइट है, इनडायरेक्ट एंडोपैरासाइट है। समझे बात को। इसके 2 एग्जांपल मिलेंगे। वे एनिमल जो कि एंडोपैरासाइट होते हैं उनमें लार्वा बनता है, एंडोपैरासाइट में लार्वा बनता है इसलिए उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। जबकि जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं उनमें लार्वा नहीं होता इसलिए डायरेक्ट डेवलपमेंट है। चीजों को समझिएगा। एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टोसोमा। हर पॉइंट से एमसीक्यू निकलेगा, पढ़ना है, समझना है, याद करना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा। सिस्टोसोमा ब्लड फ्लक बोलते हैं। फिर देखो एक क्वेश्चन बन गया, सिस्टोसोमा का कॉमन नेम क्या है, ब्लड फ्लक, एक ऑब्जेक्टिव बन गया। दूसरा, ये डाइजेनेटिक क्यों कहते हैं, तो कहेंगे इसका लाइफ साइकिल ह्यूमन में और स्नेल में कंप्लीट होता है। फीमेल कैसी होती है, रिड्यूस्ड होती है। कहां रहती है, हमने कहा गाइनोफोरिक कैनाल में रहती है। डिजीज कौन सी होती है, तो हमने कहा सिस्टोसोमियासिस होता है या स्नेल फीवर बोलते हैं। हर पॉइंट से एमसीक्यू बनता है। फेसियोला हेपेटिका कॉमन नेम लीवर फ्लक होता है। किस में रहता है, सिप के लीवर में रहता है। डाइजेनेटिक है, क्यों, 2 एनिमल्स में जीवन यापन करता है, सिप में और स्नेल में। बीमारी कौन सी फैलाता है, अगेन एमसीक्यू। इससे क्या होता है, लिवर रॉट डिजीज होती है। जो मैं लिख रहा हूं समझे। लार्वा कौन कौन से होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सारे लार्वा होते हैं फेसियोला हेपेटिका में, मीरासीडियम, स्पोरोसिस, रीडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। इतने नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। मीरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस लार्वा, रीडिया लार्वा, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। प्राइमरी होस्ट कौन सा है, हमने कहा सिप। सेकेंडरी कौन सा होता है, स्नेल होता है। अब एक और एमसीक्यूज बनता है, ये जो सिप है इसका इन्फेक्शन किससे होता है, तो हमने कहा मेटासर्केरिया से होता है। और स्नेल का किससे होता है, हमने कहा मीरासीडियम लार्वा से होता है। हर पॉइंट को रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसको। अदर एग्जांपल्स आर द डिप्लोजून, सेंधा, पैरागोनिमम। ये देखिए फाइनल क्लास आ रही है, सेस्टोडा। ये कैस्टोस है, गर्डल होता है और फॉर्म इससे बना हुआ है। ओनली एंडोपैरासाइट, ऑल एनिमल्स बिलोंग्स टू द सेस्टोडा आर द एंडोपैरासाइट्स लाइक द टैप वर्म। फीताकृमि कहते हैं, पतले होते हैं, चपटे रिबन के समान दिखाई देते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा हुआ है, टैप वर्म कहते हैं। बॉडी कैसी होगी, लॉन्ग सेगमेंटेड होता है, फीते की तरह, रिबन की तरह, ऐसे ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ऐसे रिबन की तरफ है। एंटीरियर पार्ट तो होता है मोटा मोटा होता है, एंटीरियर पतला है और पीछे का पार्ट है चौड़ा है। समझ गए बात को, लीवर के समान। बॉडी कैसी होती है, ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। ये देखिए सेगमेंट 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 है। और इसके जो सेगमेंट्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इसी फिगर से समझिए जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। बॉडी हमने कहा सेगमेंटेड है और इसके जो सेगमेंट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं सेगमेंट्स को। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्लोटिड्स नए सेगमेंट कहां बनते हैं, तो हम कहेंगे इसके नेक पार्ट में बनते हैं। समझे, नेक कहां होती है, आगे होती है एंटीरियर पार्ट में। सेगमेंट्स के बनने के प्रोसीजर को क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे स्ट्रोबिलेशन बोलते हैं, स्ट्रोबिलेशन कहते हैं। नए खंडों का निर्माण कहां होता है, एंटीरियर पार्ट में, नेक पार्ट के अंदर होता है। प्रोग्लोटिड, जैसे जैसे प्रोग्लोटिड मैच्योर होते हैं पीछे की तरफ बढ़ते रहते हैं और जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये बॉडी से डिटैच्ड हो जाते हैं। इन डिटैच्ड को, हाईली मैच्योर प्रोग्लोटिड को ग्रेविड बोलते हैं। समझ गए बात को। मैच्योर जो प्रोग्लोटिड्स, वो सेगमेंट जो बॉडी की बैक साइड से डिटैच्ड हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविड बोलते हैं। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं यही तो साइड में लिखी हुई है। आप देखिए बॉडी लॉन्ग सेगमेंटेड,
segments are called proglottids, mature proglottids are gravid, segments का formation स्ट्रोबिलेशन, anterior part स्कोलेक्स, ये सारी बातें मैंने बोल के बताई है। और इसके लार्वा का नाम है सिस्टी सर्कस, इसका मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। These are some of the example like the Monigia, Echinococcus और Hymenopilus और the Relitina। इनके कॉमन नेम है, देखो ये रखना पड़ेगा आपको, समझाने की बात नहीं है, ठीक है ना। मोनिजिया क्या है, हम कहेंगे सिप टैप वर्म होता है, भेड़ का है। डॉग में टैप वर्म कौन सा होता है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। स्मॉलेस्ट टैप वर्म ऑफ द ह्यूमन, ह्यूमन का सबसे छोटा टैप वर्म कौन सा है, तो हमने कहा ये हिमेनोपिस। और बर्ड में कौन सा टैप वर्म होता है, तो हमने कहा रेलिटिना। अब ये तो आपको रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। सेस्टोडम में ये हमने अभी आपको बता ही दिया। आपका कुछ और पॉइंट्स हैं, टीनिया सेजिनेटा और ये सोलियम, अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए बीफ टैप वर्म, बीफ कहते हैं काऊ को बोलते हैं, काऊ को क्या बोलते हैं, बीफ बोलते हैं। तो टीनिया सोलियम लिवर फ्लग की वो वैरायटी जो कि मानव में और गाय में रहती है, ह्यूमन और काऊ में रहती है, दैट इज कॉल्ड एज द टीनिया सेजिनेटा। एंड द स्पीसीज ऑफ द टीनिया दैट इज प्रेजेंट दैट कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल इनटू द ह्यूमन एंड द पिग, दैट इज कॉल्ड एज द टीनिया सोलियम। कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में एमसीक्यूज में करते समय कि टीनिया सेजिनेटा और सोलियम कौन सा है, किसको पोर्क टैप वर्म कहते हैं और किसको बीफ टैप वर्म कहते हैं, रखना पड़ेगा आपको। लार्वा की बात करें, ओनिकोस्फियर, हेक्साकैन, ब्लेडर वर्म और सिस्टी सर्कस, ये इतने टाइप के लार्वा होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में। ये सब एमसीक्यूज बन रहा है, इसमें पढ़ना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इन्फेक्शियस स्टेज, प्राइमरी होस्ट सिस्टी सर्कस, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, ओनिकोस्फियर होता है। ये ना नीचे इसके फिगर दे रखे हैं, देखिए आप, ये फ्री हेक्साकैन है और सिस्टी सर्कस है। और ये साइड के अंदर आपको एग्जांपल कौन से दे रखे हैं, ये वाला दे रखा है टैप वर्म का, और ये आगे टैप वर्म का हेड है जिसमें आपको हुक दिखाई दे रहे हैं और चूसक यानी कि सकस दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी समरी है जो मैंने आपको बोल के बताई है। इस समरी को आप, मैं एक बार पॉइंट्स बोल देता हूं, आप देखिए। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, इनकम्प्लीट, प्रोटोनेफ्रिडी और द फ्लेम सेल्स, सर्कुलेशन एब्सेंट, रेस्पिरेशन एब्सेंट, नर्वस सिस्टम लेडर लाइक, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, फ्री लिविंग एंड द पैरासिटिक, बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। ये आपको जब रिवीजन करना होगा तो पूरी पीपीटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में मैंने समरी बना दी है। इसको डायरेक्ट समरी को, इस टेबल को नोट करो और इसको पढ़ना शुरू कर लो। समझ गए बात को। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। थैंक यू सो मच।